Round of applause for Mr. Yogiraj Bagul to invite him on the dais, please. Honorable dais and all the dignitaries seated in front of me. First of all, let me thank for inviting me to share few words about Dr. Babasaheb Ambedkar. Here, one thing I would like to tell you, just few minutes before, a song sang by your colleagues, Akash Mojato Amhi. Friends, according to this, one of your colleagues asked me which subject you would like to choose to speak over here. I just told him that the hidden stories about Dr. Babasaheb Ambedkar, which may not be aware about you, sometimes me also. Friends, मैं कुछ बातें हिंदी में भी रखूंगा. ये जो अभी सॉन्ग गाया गया है उसके मुताबिक आपको शायद ही मालूम होगा. जून 1936 में बाबा साहब रोम जाते हैं और वहां पे जो पोप रहता है रोम का, जो चीफ रहता है पूरा वर्ल्ड का क्रिश्चियन धर्म का, उनको बाबा साहब मिलने को जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे मेरे कंट्री में जो मेरी सोसाइटी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और वो सोसाइटी दे आर लिविंग लाइक अ स्लेवर. उनके लाइफ जो उनकी कंडीशन है, उनकी सिचुएशन है, वो मुझे चेंज करने की आप मुझे क्या मदद करेंगे. दोस्तों, ये विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई एम स्पीकिंग. अमेरिका में जून 1936 का इशू पब्लिश हुआ है, उसमें सब आए. ये सब अभी बहुत सारे लोगों की चीजें मालूम नहीं है. तो पोप उनको बोलता है कि माय सन, इट विल टेक एट लीस्ट 300 to 400 years. Definitely it will change and will change it. बाबा साहब पोप को बोलते हैं कि I want to change this situation in the scope of my life. And friend, it is very surprise thing. Without the permission of Pope, he walk out from the church. It never happened in the church without permission to walk out from there. The single thing happened there. बाबा साहब के लाइफ के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे, आपको मालूम होगा. जस्ट थिंक ओवर इट. It is just like frame out life of Baba Saheb. Or we can say it is nothing but miracle life of Baba Saheb. आप देखिए उनके लाइफ में जो घटनाएं घटी है, बहुत सारे चीजें ऐसे. मैं उनके फैमिली के बारे में बहुत सारी जो फैमिली लाइफ था उसके बारे में मैंने कुछ बुक्स, हमारे सोनू साहब जो रिक्वेस्ट किया कुछ बुक लेके आइए, तो मैं कुछ बुक लेके आया हूँ. आपको रेफर करने को तो रेफर कर सकते. उसमें जो मैं लिखा है फैमिली लाइफ, बहुत सारा फैमिली लाइफ. बाबा साहब बहुत बड़े कुछ सोशल फील्ड में नंबर ऑफ एडजेक्टिव, जैसे बताया गया है कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव वी कैन ज्वाइन विथ हिज नेम. बट उनका फैमिली लाइफ में के बारे में कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा. दोस्तों देखो, लाइफ बाबा साहब का शुरू कैसा होता है. मानगांव परिषद 21-22 मार्च 1918, वहां से बाबा साहब का लाइफ शुरू होता है रियल. सयाजीराव गायकवाड़ बाबा साहब के साथ, मतलब जो उन्होंने बाबा साहब को मदद की है. एक अगर बात देखेंगे ना, बाबा साहब के मदद करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जो भी व्यक्ति बाबा साहब के साथ आई है, उनके एहसान चुकाने की कोशिश बाबा साहब ने की, कोई भी हो.
सयाजीराव महाराज की डेथ होने के बाद उनके जो राजकुमार थे उनको बाबा साहब लेटर लिखते हैं, वो है अपने पास मतलब अवेलेबल है कि मुझे एक टाइपिस्ट दीजिए और एक स्टेनो दीजिए। आई वांट टू राइट दी बायोग्राफी ऑफ सयाजीराव गायकवाड़ महाराज। जो भी कुछ हो, जो मैं ये बता रहा था कि जो लाइफ बाबा साहब की शुरू होती है 21-22 मार्च 1918 से, और उस वक्त शाहू महाराज वो डायस पे ऑडियंस से बात करते हैं, वो बताते हैं देखो ये बड़े बड़े लोग कैसे रहते हैं। वहां पे शाहू महाराज बोलते हैं कि आप सब जो सोसाइटी के लोग सामने बैठे थे उनको बोलते हैं कि आपको मुक्ति देने वाला आदमी आपके सामने आया है। ये 1918 की बात है। यानी बाबा साहब के बारे में इतनी कुछ चीजें शाहू महाराज को मालूम हुई थी। ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंस अबाउट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और वो जो घटनाएं आगे जो घटी है, बाबा साहब खुद के लाइफ क्या उन्होंने खुद की लाइफ के लिए क्या किया, ये अगर देखेंगे तो ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ ही रेंडर फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द कंट्री। हर एक उनका ऐसा देखा जाए तो एक बार 26 जनवरी 1950 को जब देश को गणतंत्र मिला, 26 जनवरी प्रजासत्ताक हुआ, तब आर्यम भट्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल जो बाबा साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, वो बताते हैं, वो बाबा साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चों को, आर्यम भट्ट हाई स्कूल में मेरा एक बुक का विमोचन भी हुआ है, ये मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं खुद को। और वो बुक के विमोचन के वक्त जो प्रिंसिपल है दादा साहेब दोंदे, वो बाबा साहब को दिल्ली को टेलीग्राम भेज के उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ तो भी मेरे बच्चों को, मेरे स्कूल के बच्चों के लिए कुछ तो भी एक मैसेज दीजिए। बाबा साहब मैसेज देते हैं। वो मैसेज ये नहीं देते कि बच्चे जो आपके बच्चे हैं पढ़कर लिखकर बहुत बड़े हो, बहुत अच्छी तरह से अर्निंग कमाए, बड़े बड़े सर्विस को लगे, ऐसा मैसेज नहीं देते बाबा साहब। बाबा साहब ने मैसेज दिया है, वी मस्ट डिटरमाइंड टू डिफेंड आवर इंडिपेंडेंस टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड। हर एक अपने ब्लड का हर एक कतरा जब तक है तब तक अपने देश के लिए ये अपने बिताना चाहिए, देना चाहिए। बाबा साहब का निजी लाइफ जो एक किस्सा मजेदार मैं बताता हूं। 1924 बाबा साहब का जो प्रैक्टिस था, एडवोकेट का प्रैक्टिस शुरू किया बाबा साहब ने। ये आपको ये चीजें बुक्स में पढ़ने को बहुत रेयर मिलेगी। जो मैंने अभी 1999 से जो मैं ये फील्ड में काम कर रहा हूं, बाबा साहब का कुछ कुछ खोज के 2 हॉलम्स जो मैं लिखे, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर एंड हीज कलीग्स रादर देन अनटचेबल्स, आपको यहाँ मुझे शेयर करने में खुशी भी होती है कि वेरी शॉर्टली दिस बुक विल पब्लिश बाय पेंगुइन इन इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो। तो मैं ये बता रहा था कि 1924 को बाबा साहब का प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा था एज अ लॉयर। उस वक्त बाबा साहब की पहली पत्नी रमाबाई, शी वॉज कैरिंग फॉर 4th चाइल्ड। और बाबा साहब के जेब में जब कोर्ट में जाते हैं तो उनके जेब में खाली 500 रुपए रहते हैं। वो 500 रुपए का वो क्या करते हैं, दी लॉज ऑफ इंग्लैंड, ये 500 के 500 रुपए के 4 हॉलम खरीद लेते, एम्प्टी स्टमक घर आते, एम्प्टी पॉकेट घर आते। घर में आने के बाद वो 4 जो हॉलम है, जो भी घर में उनके ऑफिस में आएगा, तब उनका ऑफिस था जो परल में जो दामोदर हॉल है, उसके जस्ट बैक साइड में सोशल सर्विस लीग ने उनको ऑफिस दिया था। दादा साहब दोंदे उनके साथ थे तब,
और नामा जोशी थे, और बहुत सारे अस्पृश्य समाज के लोगों ने जो बाबा साहब के साथ जो काम किया है, ये जो 2 वॉल्यूम में जो मैं इकट्ठा 12 साल उस पर स्टडी करके जो मैं लिखा है, तो ये सब लोग उनके साथ थे। और वो उनका ऑफिस सोशल सर्विस लीग के बगल में, मतलब दामोदर हॉल के पीछे साइड में था। जो भी कोई उनको मिलने के आता था तो वो उनको बताते थे कि देखो मुझे 4 वॉल्यूम मिले हैं। 4 वॉल्यूम वहां पे कहाँ पे मिले उनको? कोर्ट के बाहर जो सेकंड हैंड बुक का जो अपने फुटपाथ पे लगाया जाता है, वहां पे मिले थे। पढ़ने लगे तो थोड़ी देर में उनको, जो उनका घर में के बाजू में उनका घर है, जो बीआईटी चाल फर्स्ट फ्लोर पे अभी है उनका मकान, घर में से कोई बुलाने आए कि अभी खाना खाने के लिए आइए बोल के। दोस्तों थोड़ी देर आता हूं बोल के बाद में फिर वो पढ़ने लगे। कुछ टाइम जाने के बाद और वो बुलाने के आए, टाइम हो रहा है खाना खाने के लिए, आ जाइए करके। बाबा साहब वो बुक साथ में लेके खाना खाने अपने घर जाते हैं, जो बीआईटी चाल के फर्स्ट फ्लोर पे है। अभी भी वो है वैसा ही रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वहां पे जाते हैं और साथ में वो बुक ही लेके जाते हैं। एक तरफ खाना परोसा जाता है, रमाबाई खाना परोसती है, दूसरी तरफ बुक में ध्यान रहता है। रमाबाई उनको बोलती है, ये बहुत निजी चीज है बाबा साहब की लाइफ की, शायद आपको रेयर मालूम होगी। तो रमाबाई बोलती है कि वो इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं कि संसार की तरफ कैसा ध्यान दे, बच्चों के लिए क्या करे, ये बीवी के लिए कुछ करे, ऐसा ये बुक में कुछ लिखा नहीं क्या? आप कब भी देखेंगे, जब भी देखेंगे आपका ध्यान हमेशा बुक में रहता है। और रमाबाई उन पे गुस्सा खा के अंदर के रूम में बढ़ जाती है जाके। बाबा साहब को रियलाइज होता है, उनका खाना हो जाता है, अंदर के रूम में बाबा साहब जाते हैं और रमाबाई को बोलते हैं, कल से मैं अपनी संसार की चीजें पर बच्चों की तरफ ध्यान देना शुरू करूंगा। दोस्तों दूसरे दिन बाबा साहब कोर्ट में जाते हैं और आते वक्त 5-6 गड्डी मेथी की भाजी, 4-5 गड्डी हरा धनिया की भाजी, 2-4 किलो टमाटोज और कुछ बैंगन 1-1.5 किलो, ऐसा कुछ कुछ लेके 2 बैग भर के घर में आते हैं। सीधा अपना बीआईटी चाल के ऊपर चढ़ जाते हैं दरवाजे के सामने। जमाना वो आई एम टॉकिंग अबाउट 1924, फ्रीज ब्रिज कब नहीं, तब आए थे नहीं थे ही नहीं अपने इंडिया में। तो बाबा साहब के भाई की, मतलब वाइफ, भाभी उनको सामने देखती है ये सब चीजें लेके, वो हंसने लगती है उन पर। उनको बोलती है कि ये तो 2 दिन में सब सूख जाएंगी, ये कुछ काम की रहेगी नहीं। और पीछे रमाबाई बाहर आती है, वो दोनों हंसने लगती। बाबा साहब को फुर फील होता है, वो सब सब्जी बिब्जी वहां पे रख जाते हैं और सीधा अपने ऑफिस में आ जाते हैं। 2-3 दिन के बाद उनके दोस्त उनको मिलते हैं, वो बोलते हैं, मैं एक दिन, बाबा साहब शेयर करने लगते हैं ये चीजें अपने दोस्त को। बोलते हैं, एक दिन मैं ऐसा किया, 2-3 दिन पहला ये सब लेके गए और ऐसा मेरे भाभी ने मुझे बोला। वो आगे की बात बोलते, आगे की बात जो बोलते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं, बुक के साथ अपना अच्छा जमता है, बाकी चीजों के साथ अपना अच्छा इतना जमता नहीं। दोस्तों एक ताज्जुब की बात यह है, एक जमाना था अनटचेबल लोगों को, आप अगर सब हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, वेद का अगर मंत्र अनटचेबल आदमी बोलेगा तो उनकी जीभ काटी जाती थी, सुनेगा तो उनके कान में शीशा डाला जाता था। मंदिर का प्रवेश तो बहुत ही दूर की बात है। आज अपन देखते हैं
मिरेकल मैं इसलिए बोलता हूं कि आज जैसा अभी बोला गया है, केवल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में बाबा साहब का जयंती मनाई जाती है, वर्ल्ड में। और ये शुरू होता है, आप यकीन नहीं करेंगे, 8 तारीख से मैं स्पीच दे रहा हूं, मोस्टली मराठी में रहता है। 8 तारीख से स्पीच दे रहा हूं मैं, कंटिन्यू प्रोग्राम किधर किधर चलते रहते हैं टिल बुद्ध पूर्णिमा। और बाबा साहब का देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर सोसाइटी। 1942 को बाबा साहब को ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिया गया। 1942 टू 1946 जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क हुआ है बाबा साहब के जमाने में, 4 मिनिस्ट्री बाबा साहब के पास थी। मोस्ट ऑफ द एरोड्रम, पानी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वुमेन हेल्थ के बारे में, लीव के बारे में, बोनस के बारे में। दिस इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ओडिशा में बाबा साहब, हमारा जो एक गली छोड़ के जो राष्ट्रवादी का ऑफिस है साहब, वो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस का कमेटी, सो मेनी टाइम आई यूज्ड टू कम ओवर देयर फॉर द मीटिंग। ओडिशा में बाबा साहब 1943 को माइंस देखने जाते हैं। एक 8-9 महीने की कैरिंग वुमेन डेप्थ में जाती है और कोल उसके सर पे रहता है। जब वो देखते हैं बाबा साहब आने के बाद, वो सब मिनिस्ट्री से मीटिंग लेकर 3 months मैटरनिटी लीव विथ सैलरी, ये बाबा साहब ने वुमेन्स को दिया है। बाकी का तो क्या, आगे तो वो अभी 6 महीने की हो गई वो लीव जो है वो। मैं ये जो बोल रहा था है कि बाबा साहब के ऊपर जो जो आदमी ने एहसान किया है, उस पर बाबा साहब ने कुछ ना कुछ देने की कोशिश की, हर एक, टचेबल नॉन टचेबल। जैसे आप जानते हैं कि एक बाबा साहब के बहुत क्लोज एसोसिएट रहे हैं, बहुत क्लोज रहे हो। उनके बाद तो बाबा साहब जाने के बाद उनका नाम लिया जाता है, जो दादा साहब गायकवाड़। दादा साहब गायकवाड़ को ऐसा एक टाइम आ गया है कि उनको जरूरत थी सर्विस की, तो बाबा साहब ने उनको, बाबा साहब जब लेबर मिनिस्ट्री में काम करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, जितने भी एरोड्रम, वो एरोड्रम पर जितने भी एम्प्लॉइज काम करते थे, उनके सुपरविजन एज ए लेबर ऑफिसर। बहुत लोगों को मालूम नहीं, बहुत पहले एक किताब उनकी छपी गई, सुगंधा भार्गव की, आउट ऑफ प्रिंट है सालों से, 1966 का पहला प्रिंट निकला है उसका, उसमें ये सब चीजें। तो बाबा साहब ने जितने भी एरोड्रम बांधे जा रहे थे, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे, वो एरोड्रम पर जितने भी लेबर काम करते थे, उनका हेल्थ और उनको फैसिलिटीज मिलती कि नहीं प्रॉपर, ये सब देखने का काम बाबा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को सौंपा। एक बाबा साहब के और एक स्पर्श दोस्त थे, अनंतराव चित्रे, सीकेपी समाज के। जमाना एक ऐसा आ गया कि उनको कुछ हालत से उनको सर्विस करना जरूरी पड़ गया। बाबा साहब ने उनको पोर्ट ट्रस्ट में लेबर ऑफिसर बोल के अपॉइंट किया। हर एक आदमी ने, जितने भी, और ताजुब की बात यह है कि ये आदमी जो भी काम करते थे, वो बाबा साहब ऐसा, जैसा कि एक किस्सा ऐसा है, दिल्ली में बाबा साहब ने एक बड़ा की बड़ा जमीन ले लिया है, 1953 की बात है, 52 की बड़ा जमीन लिया, एक ट्रस्ट बनाया, हर एक काम जो भी किया है बाबा साहब ने सब ट्रस्ट बन के उनके हवाले कर दिया। एक जमीन लिया बड़ा के बड़ा दिल्ली में, और वो जमीन का एक ट्रस्ट बना के उनके नाम पे कर दिया। 1953 वो ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया कि इस पे कुछ तो भी अपन वास्तु बनाएंगे। वो कमिटी ने
14 अप्रैल 1953 के वो वस्तु को कोनशिला बैठाकर फाउंडिंग स्टोन बिठाकर उसका इनॉग्रेशन बाबा साहब के हाथों से करने का डिसाइड किया। बाबा साहब को बुलाया और जब वो आगे का कपड़ा जो बाबा साहब ने जब बाजू के किया तो बाबा साहब ने उस पर नाम देखा अंबेडकर भवन। बाबा साहब वो लोगों पर इतना गुस्सा हो गए। बाबा साहब वो लोगों को देखो, उनको बाबा साहब बोलते हैं ये वास्तु को मेरा नाम क्यों दिया जा रहा है? मैंने ट्रस्ट बनाया, आपके हवाले कर दिया, सोशल ओरिएंटेड वर्क के लिए वो आपको क्या करने का वो डिसाइड करो, मेरा नाम इसको क्यों दिया गया? अभी भी अंबेडकर भवन है उधर। आगे का जो डायलॉग है, आगे का सेंटेंस है, वो बाबा साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब बोलते हैं जो काम करता है वो नाम नहीं चाहता, जो काम नहीं करता है वो नाम चाहता है। ऐसे बहुत सारे किस्से बाबा साहब के। दोस्तों 1936 को, शायद आपको मालूम होगा, किधर पढ़ा भी होगा आपने, एक शाहपुर, बंबई के बाजू में शाहपुर है, रूपचंद शाह नाम की व्यक्ति, उन पर एक मुकदमा चल रहा था, कीपिंग अनऑथोराइज वेपन, इसके बारे में। शाहपुर के कोर्ट में वो केस हार गए। उन्होंने अपर कोर्ट में अपील किया, थाना में, और उनको एक प्रभाकर ने, रेगे नाम के एक एडवोकेट थे, वो स्वरूपचंद शाह को, उन्होंने स्वरूप शाह को बताया, वो रेगे एडवोकेट ने, कि आप एक केस अगर आपको जीतना है, एक केस आपको सक्सेस करना है, तो देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन सेव यू, दैट इज डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। 36 की बात कर रहा हूं मैं। बाबा साहब राजगृह में रहते थे। स्वरूपचंद शाह बाबा साहब के पास आते हैं, साहब मैं वो कोर्ट देख के आया हूं, शाहपुर जाके वो कोर्ट देख के आया हूं, अभी तो नियर अबाउट डिमोलिश हुई हो पूरी इमारत। मेरी आदत यह है, मैं जो भी सिटी में जाता हूं किसी भी प्रोग्राम से, बाबा साहब को रिलेटेड क्या चीज उधर मिलती है इसकी तलाश रहती है मेरी हमेशा। तो स्वरूप सिंह शाह ने जो भी कुछ था डॉक्यूमेंट्स, उससे स्वरूप सिंह शाह से बाबा साहब ने मंगवा लिया। वो केस का स्टडी किया बाबा साहब ने, स्वरूप सिंह शाह को बताया, यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम दिस, डोंट वरी। बाबा साहब ने नियर अबाउट 6 मंथ वो केस फाइट किया और बाबा साहब ने वो केस जीता। आगे की बात बहुत मजेदार है। स्वरूप चंद शाह ने बाबा साहब को पूछा, आपकी फीस क्या है? बाबा साहब ने फीस बताया, ठाना टू बंबई ट्रेन का ओनली टिकट। ऐसा लोगों को जमाया जाता है, ये ट्रिक थी बाबा साहब की। टचेबल हो या अनटचेबल हो, इतने सारे अनटचेबल लोग बाबा साहब के थे, बाबा साहब के साथ थे, टचेबल्स लोग बाबा साहब के साथ थे। दोस्तों आपको सरप्राइज होगा, पूना पैक्ट के बारे में जब सब कुछ, अब उस वक्त के आप अगर इश्यूज देखेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, खून से लिखे हुए बाबा साहब को लेटर आते थे। कब क्या हो सकता था? गांधी जी अनशन को बैठे थे कारागृह में। ये सब स्पृश्य लोग, सवर्ण लोग बाबा साहब के ऑफिस के बाहर बाबा साहब सोया करते थे और ये लोग जागा करते थे, सवर्ण लोग। क्योंकि ये आदमी जो है, ये सोसाइटी के लिए, देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये लोग, ये उन लोगों को मालूम था। हर एक आदमी ने, आप यकीन नहीं करेंगे, कालाराम मंदिर के सत्याग्रह के वक्त, कालाराम मंदिर का जो सत्याग्रह हुआ, भारत कदरेकर नाम का एक आदमी, भारत कदरेकर, भास्कर रघुनाथ कदरेकर उनका नाम। बाबा साहब का नाम भीमराव
रामजी आंबेडकर, दोनों का एब्रिविएशन BR होता है, अल्फाबेट BR होता है। बाबा साहब के जो इशू चलते थे, मुकनायक में तो भारत कदरेकर नहीं थे, बाकी के बहिष्कृत भारत हो, समता हो, जनता हो, प्रबुद्ध भारत हो, उसमें एडिटोरियल जो लिखा जाता था वो भारत कदरेकर लिखते थे और नीचे BR लिखते थे। बाबा साहब का और भारत कदरेकर का जर्नलिस्ट का वेव ऑफ थिंकिंग इतना सेम था, लोगों को मालूम नहीं होता था कि यह बाबा साहब ने लिखा है और एडिटोरियल या भारत कदरेकर ने लिखा है। भारत कदरेकर की और एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जब बाबा साहब 1942 को दिल्ली गए, ये भारत कदरेकर को ऐसा नहीं छोड़ा, BR कदरेकर को, उनको रेशनिंग ऑफिस में जॉब दिला दिया। उनका सर्वाइव होल ऑफ लाइफ ही वाज अ बैचलर। भारत कदरेकर ने शादी नहीं किया और आखिरी इशू तक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत के आखिरी इशू तक ही वाज जॉइन with all journals, all issues. He used to write different kind of articles. कालाराम मंदिर के वक्त भंडारी समाज के भारत कदरेकर, कालाराम मंदिर का जो आंदोलन शुरू हुआ, तो ऐसी चीज वहां पे घटी कि लोगों ने अपने घर के छत से, जो भी कुछ मोर्चा में लोग शामिल हुए थे उस वक्त, अनटचेबल्स, ऊपर से पत्थर मारना शुरू किए और नीचे एक लेडी की, एक पुलिस अधिकारी के साथ कुछ बात हुई और वो लेडी ने वो पुलिस अधिकारी के मुंह में एक चाटा थमा दिया। उसकी वजह से पुलिस लोग ही सब गुस्सा हो गए, वो भी पीटने लगे, ऊपर से पत्थर भी बरसने लगे। तब एक आदमी ने जस्ट बाबा साहब मैदान में, वहां पर सब कालाराम मंदिर के वहां पर किसी ने बोला बाबा साहब आप किसी सेफ जगह पे जाइए। बाबा साहब का डायलॉग है, मेरे पिताजी नहीं, मेरे दादाजी भी मैदान में लड़ने वाले आदमी थे। मालोजी भी मिलिट्री में थे, रामजी भी मिलिट्री में थे। छाता एक पकड़ा बाबा साहब के ऊपर, तो एक 2-4 पत्थर में वो पूरा टूट गया। बाबा साहब को सेव करने के लिए भारत कदरेकर आगे झुक गए, BR कदरेकर, उनके मुंह पे ऐसा एक पत्थर पड़ा, 2 दांत हमेशा के लिए टूट गए। दूसरा पत्थर ऐसा इधर कान पे लग गया, कान में खून आना शुरू हो गया। दोस्तों, 1.5 महीना तक भारत कदरेकर नासिक के सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते थे। ये लोगों का कंट्रीब्यूशन इतना है। बाबा साहब का मोस्ट ऑफ द लाइफ आप यकीन नहीं करेंगे, एक पारसी समाज के नवल भतेना क्या झेला है एजुकेशन पाने के लिए। बाबा साहब ने एक एक किस्सा अगर आपको मालूम होगा, एक एक बुक पाने के लिए एक तरफ बाबा साहब माइल्स टुगेदर वॉक करते, दूसरी तरफ वो पारसी आदमी जो नवल भते ना, वो और बाबा साहब रूम शेयर करते थे। बहुत इतना अच्छा आदमी, इतनी बहुत सारी बातें उनके सामने आती नहीं, बहुत अलग तरह पारसी समाज का। वो अपने कुछ यादें में लिखते हैं, पारसी समाज के वो आदमी है जो नवल भतेना, बॉडी का अगर एक्सर्शन होगा तो भूख लगेगी, इसलिए छुट्टी के दिन खाली सो के और पढ़ के पढ़ने का, ताकि बॉडी का एक्सर्शन न हो या भूख न लगे खाने के लिए। रात को मिडनाइट को बाबा साहब जब जबरदस्त भूख लगती थी, एक फ्रेंड ने उनको इतना बड़ा पैकेट ऐसा एक पापड़ का दिया था। मिडनाइट को जब 18 आवर स्टडी, उसके बारे में तो एक किस्सा बहुत अच्छा है, एक आपको शेयर करूंगा मैं।
जब मिडनाइट में भूख लगती थी जोर से, तो वो एक पापड़ निकल के, ज्यादा भूख होगी तो भी एक के ऊपर नहीं खाने का, एक पापड़ निकलने का, वो भूनने का, खाने का और ज्यादा पानी पी लेने का। आगे का स्टडी फिर सुबह तक शुरू। एक किस्सा मजेदार ऐसा है, नानक चंद्र रत्तू हॉनररी सेक्रेटरी बाबा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उनका बुक आए याद है बाबा साहब की। दिल्ली की बात है, लेट नाइट 11 साढ़े 11 बजे रत्तू ने अपना काम खत्म कर दिया और बाबा साहब को बोले कि अभी मैं घर जाता हूं। बाबा साहब उनको बोलते हैं अभी घर जा, सुबह जल्दी आ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को टाइपिंग का भी काम करता था, आपसे टाइप करवा लेने का है, सुबह जल्दी आ जाना। नानक चंद्र रत्तू घर जाते गए, अपने घर जाते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के सब अपना काम करके नाश्ता पानी चाय वाय करके आ जाते हैं बाबा साहब के पास। बाबा साहब बुक में से ऊपर मान उठाते हैं, उनको बोलते हैं अभी तक तू घर नहीं गया? ये नानक चंद्र रत्तू ने लिखा है। दोस्तों, बाबा साहब ने जब अपनी कुछ लाइब्रेरी सिद्धार्थ कॉलेज को डोनेट की, कुछ मिलिंद कॉलेज को डोनेट की, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पिताजी ने, मानिक सोनने बैठे मेरे क्लासमेट हो, मेरे पिताजी ने मिलिंद कॉलेज के फाउंडेशन में कुछ काम किया है। बाबा साहब के साथ 2-4 बार मेरे पिताजी की मीटिंग मतलब देखने को मिला है, बाबा साहब को सुनने को मिला है, पैर दबाने को मिला है। इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूं। शायद इसीलिए पता नहीं कुछ लिखने की, कुछ निसर्ग ने, नेचर ने कुछ ऐसा कुछ दिया कि कुछ मैं बाबा साहब के पर लिख पाया हूं। जब अपनी लाइब्रेरी के कुछ बुक बाबा साहब सिद्धार्थ कॉलेज को देते हैं, डोनेट करते हैं, उसके पहले का एक किस्सा मैं बताता हूं। ये सब लाइब्रेरी राजगृह में थी पहली। मदन मोहन मालवीय ने अपनी यूनिवर्सिटी बनारस में यूनिवर्सिटी बनाई, बड़ी की बड़ी, और मदन मोहन मालवीय बाबा साहब को ब्लैंक चेक भेजते हैं। उनको बोलते हैं आपकी पूरी लाइब्रेरी की कीमत जो होगी वो बताओ और उस पर लिख दो। बाबा साहब उनको बोलते हैं मेरा लाइफ विदाउट लाइब्रेरी एंड विदाउट बुक्स मीन्स डेड लाइफ। नहीं देते हो, मगर ये सब बुक जब हो, दोस्त एक एक चीज ऐसी है बाबा साहब की, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा शायद ही कोई आदमी होगा ये अर्थ पे। हिंदू कॉलोनी में बाबा साहब ने 2 प्लॉट लिए थे। ये मैं सिद्धार्थ कॉलेज का किस्सा मैं बाद में बताता हूं। हिंदू कॉलोनी में बाबा साहब ने 2 प्लॉट लिए थे, 99, 129। 129 पे राजगृह बनाए। 99 नंबर के प्लॉट पर, वही गली पे आप जाएंगे तो अभी भी है वो इमारत, वो सोसाइटी का नाम है, अभी भी है, राम गुम्फा कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो रमाबाई के नाम पे लिया था प्लॉट, और ये बाबा साहब ने खुद के नाम पे लिया था। और जैसी बाबा साहब ने वो वास्तु बनाई है वैसी भी है अभी। बाबा साहब के ऊपर 4 बुक स्टॉल का इतना कर्जा हुआ। दीक्षित बुक स्टॉल, न्यू एंड ओल्ड बुक स्टॉल, और एक कालबा देवी के पास एक बुक स्टॉल है, ऐसे 4 बुक का इतना कर्जा हुआ कि वो राम गुम्फा नाम की बिल्डिंग बाबा साहब को बेचनी पड़ी। शायद ही कोई आदमी होगा ऐसा ये अर्थ पर कि बुक के लिए इतने बुक खरीदे, बिल्डिंग बेचनी पड़ी। तो यह अपना सब लाइब्रेरी जो है, बाबा साहब जब सिद्धार्थ कॉलेज पे जाते हैं तब बाबा साहब ने जो स्पीच दिया है, मित्र दोस्तों, ये जो मराठी के हमारे 18 वॉल्यूम में 3 पार्ट है।
राइटिंग एंड स्पीचेस कमेटी ने जो 18 वॉल्यूम निकाला है, नियर अबाउट, अब हमारा वॉल्यूम अभी 23 तक आया है। 23rd वॉल्यूम हमारा यह है कि बाबा साहब ने जो MSc का डिग्री लिया है, प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, वो थीसिस अपने पास नहीं था, अभी तक आया। हमारे कमेटी ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस कमेटी ने वो कोशिश करके लंदन से वो वॉल्यूम मंगाया, उस पर काम करके अभी वो 23rd वॉल्यूम बोल के हमने अभी पब्लिश किया है, अभी वो अवेलेबल है। तो 18 जो वॉल्यूम है वो पूरे बाबा साहब के मराठी के स्पीच है, और 1 by 1 अभी ये सब स्पीचेस हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं हम। और ये 2nd वॉल्यूम में बाबा साहब का ये स्पीच है जो सिद्धार्थ कॉलेज में बाबा साहब ने दिया है। उसमें बाबा साहब बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं भाई अपने बुक के बारे में। दीज आर माई हॉनेस्ट फ्रेंड्स, और ये दोस्त मेरे पे कभी गुस्सा नहीं करते, अपने बुक के बारे में बोलते हैं, ये दोस्त मेरे पे अभी कभी गुस्सा नहीं करते। ये दोस्त की अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे टाइम लेना नहीं पड़ता, और मैं आवर्स टुगेदर मैं रहना चाहूं भी तो ये बुक के साथ में रहता हूं। और ये सब बुक वो स्टूडेंट को बोलते हैं कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में बाबा साहब बोलते हैं। बहुत सारी चीजें बाबा साहब के बारे में बताने की है। मुझे पहले ही सोनोने साहब ने बोले कि अपना प्रोग्राम थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, साहब को कहीं और मीटिंग है। मुझे आप यहाँ पे बुलाया, आपने कुछ बातें आपके सामने रखने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर रुकता हूँ, धन्यवाद।